वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज बात कर लेते हैं एग्जामिनेशन कंप्लीट हुआ और उस पे बात कर लेते हैं कि नॉर्मलाइजेशन और ये कौन सा शिफ्ट था जिसमें पेपर जो है वो इजी था और कौन सा शिफ्ट था जिसमें पेपर जो लेवल थी वो डिफ़िकल्ट थी और कौन सा शिफ्ट है जिसमें पेपर जो है वो काफ़ी जो है वो मॉडरेट था। तो इस पे बात कर लेते हैं। पहले हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से कि नॉर्मलाइजेशन कॉन्सेप्ट जो है वो किस तरह का है? क्या जेकेएसएसबी उस पे अमल करेगा? क्या उसने कहा है कि हम नॉर्मलाइजेशन करेंगे? और ये एसएससी का पैटर्न है। तो जी हाँ, उससे पहले मैं ये भी कहूँगा कि हम जो इससे पहले हम ये चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो यहाँ पे अब अगर आपको लगता है कि जो रॉन्ग आंसर की आपने देखा होगा कि अगर आपने देखा कि रॉन्ग आंसर की है, तो आप उस पे जाके जेकेएसएसबी में अपनी एक रिप्रेजेंटेशन दे सकते हो और इस रिप्रेजेंटेशन के तहत आपका वहाँ पे देखा जाएगा कि आपका जो चैलेंज है, एक तरह से ये चैलेंज ही होता है कि आपकी चैलेंज सही है या नहीं। तो अगर वो सही निकला तो आपका जो है वो मार्क्स जो है वो आपको ऐड किए जाएँगे। तो ये एक रिप्रेजेंटेशन देने का जो है एक समय होता है और एक टाइम होता है, तो जल्दी से जल्दी आप इसमें जा सकते हो और रिप्रेजेंटेशन जो है वो दे सकते हो। इसमें ज़्यादा लेट करने की गुंजाइश नहीं होती है क्योंकि उसके बाद जो जेकेएसएसबी है वो एक टाइम फ्रेम रखती है, उसके बाद वो अपना जो है वो रिप्रेजेंटेशंस एक्सेप्ट नहीं करती है। और साथ ही में हमने अकाउंटेंसी का जो क्लास है वो स्टार्ट किया है, चैप्टर्स फॉर फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट के लिए जो फ्री लेक्चर्स हम यहाँ पे प्रोवाइड कराएँगे और डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है। आज का पहला लेक्चर था। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम इस नॉर्मलाइज़ेशन के बारे में। अब यहाँ पे पहले हमें ये जानना है कि टोटल कैंडिडेट्स कितने थे? जी हाँ, जब फॉर्म अप्लाई किया गया तो उस वक़्त 4 लाख से ऊपर कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया था इस क्लास 4th के एग्ज़ाम के लिए, क्लास 4th पोस्ट्स के लिए। और उसमें से ये एग्ज़ाम 3 शिफ्ट्स में हुआ और 3 लाख 28 3.28 लाख कैंडिडेट्स अपीयर्ड। ये ऑफ़िशियली है, ये जो इतने कैंडिडेट्स ने इस एग्ज़ाम में शमूलियत इख्तियार की। उसके साथ-साथ ये एक बहुत बड़ी रिक्रूटमेंट ड्राइव थी जेकेएसएसबी की तरफ से। अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स ने शिकायत की है जो कि हमारा जो पेपर है वो डिफ़िकल्ट था और हमारा जो इसका ईज़ी था और बाकियों का जो है मॉडरेट था। तो हम उसी पे बात करेंगे। पहला जो शिफ्ट था 27th को, उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने कहा कि थोड़ा-सा पेपर जो है वो डिफ़िकल्ट था और इसको देख के चलते हैं हम और ये मान लेंगे कि हम डिफ़िकल्ट था पेपर। 28th का जो था ये मानना पड़ेगा आपको कि थोड़ा-सा मॉडरेट था, ईज़ी नहीं कह सकते हैं, मॉडरेट लेवल का पेपर था। ये 28th का जो पेपर था और 20 उसके बाद जो फर्स्ट मार्च का जो पेपर था, यानी जो कल पेपर इख्तिताम हुआ, एग्ज़ाम जो है कल कंप्लीट हुआ, तो ये भी एक मॉडरेट ही माना जाता है। लेकिन इसमें जो 27th है थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट माना जाता है, अ, थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट। तो इसमें लेकिन एक नॉर्मलाइज़ेशन का एक तरीका होता है जो जेकेएसएसबी शायद अप्लाई करेगा। अगर वो अप्लाई करता है तो वो आपको मार्क्स वहाँ पे ऐड करेंगे और ये मार्क्स आपको तभी दिखाएँगे जब आपका जो रिज़ल्ट निकलेगा और वहाँ पे वो आपको ये भी बताएँगे कि एज़ पर योर नॉर्मलाइज़ेशन योर स्कोर इज़ दिस एंड दैट। मान लीजिए नॉर्मलाइज़ेशन आपको किस तरह से देखा जाएगा। मान लीजिए अगर टॉप में किसी बच्चे ने 50 स्कोर किया है और इसका -20 चला गया, तो वो इसका देखेंगे, आपका स्कोर इसमें से देखेंगे कि वो एक एवरेज निकालेंगे। एवरेज में से आपका वो नॉर्मलाइज़ करेंगे और ये इसी तरह का पैटर्न है जो एसएससी का है। एसएससी जो है नॉर्मलाइज़ करती है क्योंकि वहाँ पे कैंडिडेट्स की तादाद बहुत ज़्यादा होती है और उसी सिस्टम के तहत अगर जेकेएसएसबी ने वो सिस्टम अपनाया तो बहुत सारे कैंडिडेट्स को इसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। तो नॉर्मलाइज़ेशन पे हम उम्मीद रखते हैं कि नॉर्मलाइज़ेशन होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा कह रहे थे कि जो शिफ्ट फर्स्ट का जो एग्ज़ाम था वो एक तरह से दोबारा होना चाहिए। जो 27th फ़ेब को जो एग्ज़ाम था क्योंकि वो कह रहे थे कि काफ़ी ज़्यादा वो डिफ़िकल्ट था पेपर लेवल और कहीं बच्चों का ये भी मानना है कि एक जो क्लास 4th का एग्ज़ाम था ये क्लास 4th पेपर सेट नहीं किया गया था, ये उससे भी ज़्यादा पेपर डिफ़िकल्ट था।
यानी एक स्टैंडर्ड था इसका, जो आईएएस और केएएस लेवल का स्टैंडर्ड था, उस तरह का ये एसएससी लेवल का ये एग्ज़ाम लग रहा था। तो ये थी एग्ज़ाम लेवल की बात, एग्ज़ाम किस तरह का पेपर आया था। 28th को जो स्टूडेंट्स ने देखेंगे वहाँ पे कि नॉर्मलाइज़ेशन की बात हो रही है कि टॉप में कितने बच्चों ने स्कोर किया और लो कौन-सा कितना रहा। तो उसमें से एवरेज निकालेंगे। एवरेज वो उसका जो अपना एक तरीका होगा जेकेएसएसबी का, उस पे वो अमल करेगी और उस पे फिर वो एवरेज निकालेगी ऑफ़िशियली। और उसके बाद हम बात करेंगे शिफ्ट थर्ड का। ये शिफ्ट थर्ड में क्या था कि ये भी एक मॉडरेट लेवल का पेपर था। डिफ़िकल्टी उतनी नहीं थी, लेकिन एक जो समानता थी एक में, वो मैं मान लेता हूँ, वो हम भी देख लेते हैं और हमने भी देखा कि जो इसमें जीएस था, तीनों सेक्शंस में जीएस जो था वो थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट था। जीएस जो है यहाँ पे भी डिफ़िकल्ट था, यहाँ पे भी डिफ़िकल्ट था और यहाँ पे भी डिफ़िकल्ट था। ओवरऑल इंग्लिश की बात करेंगे, इंग्लिश पैसेज की 27th फ़ेब में डिफ़िकल्ट आया था इंग्लिश पैसेज। उसके 5 मार्क्स थे और वो बहुत ही मायने रखते हैं यहाँ पे 5 मार्क्स। 28th में ईज़ी था और ये मान मान के ये चलते हैं। तो इंग्लिश की बात हो गई यहाँ पे, फिर रीज़निंग की बात करेंगे। रीज़निंग 27th में डिफ़िकल्ट था, मानना पड़ेगा। 28th में ईज़ी था और फिर मार्च की बात करते हैं, 1st मार्च को, यहाँ पे भी अच्छा खासा मॉडरेट लेवल का रीज़निंग थी। अब अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि किस तरह का नॉर्मलाइज़ेशन टॉप और लो में होगा। आपको क्या करना है, आपको फिर से यहाँ पे देखना है कि जेकेएसएसबी देखेगी कि टॉप में कौन-सा बच्चा था और जो लोवेस्ट बच्चे ने कितना स्कोर किया। तो उसमें फिर वो एवरेज निकालेंगे। एवरेज में पता चलेगा उनको कि किस तरह का उनको स्कोर जो है वो सेट करना है। अब बात कर लेते हैं आगे, अगर उन्होंने नॉर्मलाइज़ेशन तो कट ऑफ कितना चला जाएगा? आखिर में यही सवाल जो है वो बहुत सारे स्टूडेंट्स वो बार-बार ये सवाल पूछते हैं कि कट ऑफ कितना जाएगा? देखिएगा, जहाँ तक मैंने पहले ही अपना एक वीडियो बनाया है, आप डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक है, वो देख सकते हो। कट ऑफ जितना भी होगा एज़ पर लेवल डिफ़िकल्टी, पेपर ऑफ जो पेपर की जो डिफ़िकल्टी थी, डिफ़िकल्टी लेवल जो थी पेपर की, वो काफ़ी ज़्यादा थी। तो कट ऑफ आप ये उम्मीद कर लीजिएगा कि कट ऑफ बहुत कम जाने का चांस है, यानी बहुत ही कम कट ऑफ हो जाएगा। आप बहुत सारे बच्चे इसमें से शायद आप इत्तेफ़ाक नहीं रखोगे, इत्तेफ़ाक नहीं करोगे। मैंने पहले ही कहा था कि आप जितना भी आप मान लेते हो कि आपने कहा कि 60 प्लस जाएगा ओएम में, ओपन मेरिट में, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं मान लेता हूँ कि 55 से लेके 65 तक ओपन मेरिट का होगा। इसमें ये ऐसा भी हो सकता है कि -5 भी हो सकता है यहाँ पे। आप ये मान के चलिएगा। अगर ये ओपन मेरिट की बात हो रही है, तो फिर जो है बाकी जो आरबीए है, उसमें भी -5 कीजिएगा। 50 -5 यानी 45 कट ऑफ जा सकता है। अगर उसके साथ-साथ जो आरबीए है, आरबीए के साथ-साथ अब एसटी और एससी की बात करेंगे, तो 35 अनवर्ड्स कट ऑफ जाने का चांस है। हो सकता है इससे भी नीचे चला जाए, क्योंकि पेपर जो है वो डिफ़िकल्ट काफ़ी ज़्यादा था और पेपर में अगर पेपर लेवल डिफ़िकल्टी ज़्यादा था, तो ऑब्वियसली यहाँ पे ये भी देखा जाएगा कि जो अपीयर हुए बच्चे वो भी कम थे और पोस्ट जो है वो ज़्यादा है। पोस्ट जो है वो ज़्यादा है। और हर किसी कैटेगरी में, एएलसी में भी है, ओएससी में है, तो उनमें जो है आप ये ईडब्ल्यूएस में भी है, तो हर किसी में -5 आप मान के चलिए। अगर आपका मन ये कह रहा है कि 45 चला जाएगा, उसमें आप 40 भी माइनस कर सकते हो। इससे क्या होगा कि आप जो है वो अपना जो है कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं कर सकते हो। दूसरी ये बात है कि पेपर जो है डिफ़िकल्ट काफ़ी ज़्यादा था। तीसरा जो है यहाँ पे डिस्कस ज़रूर करना चाहूँगा मैं, कि जो ग्रेजुएट्स और जो इसमें अप्लाई किया था ग्रेजुएट्स ने, अगर ग्रेजुएट्स का यहाँ पे उन्हें अभी उनका भी क्लियर नहीं है कि वेदर दे आर इन और नॉट, अगर उनको अलाउ किया गया तो कट ऑफ जो है वो थोड़ा-सा ज़्यादा होने के चांसेस है। अगर ग्रेजुएट्स अलाउ नहीं किए गए, तो आप ये मान लीजिएगा कि जितना मैं कह रहा हूँ 55 ओपन मेरिट में शायद वो 50 पे चला जाएगा। ये बात मैं अब कर रहा हूँ, ओपन मेरिट की बात कर रहा हूँ। अगर ओपन मेरिट में मैं हर किसी में आपको -5 करना होगा। -5 आपको ज़रूर करना होगा अगर ग्रेजुएट्स को अलाउ नहीं किया गया। अगर ग्रेजुएट्स को अलाउ किया गया तो ये 55 से 60 चला जाएगा ओपन मेरिट में। एसटी में और एससी में जो है ये 35 प्लस चला जाएगा अगर ग्रेजुएट्स को अलाउ किया गया। और ये एएलसी और ओएससी में ये 40 प्लस चला जाएगा। आरबीए में ये
45 प्लस चला जाएगा अगर ये ग्रेजुएट्स को अलाउ कर लेते हैं। अगर ग्रेजुएट्स को अलाउ नहीं कर लेते हैं तो इसमें -5 कर लीजिएगा हर किसी में। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।